Hello students. Today we are going to understand about the different renewable energy resources which occurs in our environment, and today we are using these resources for our daily demands and daily needs. Now we can understand about the renewable energy system, and we know that resources which are constantly replaced and are usually less polluting, this kind of energy resources are known as renewable energy resources. रिन्यूएबल का मतलब रिन्यू किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिप्लेस करके फिर उनको रिजनरेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले एग्जांपल आता है हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एंड जियोथर्मल। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमारे इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए और जो हमारी एनर्जी सिस्टम के कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। हम जानते हैं कि जब हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही थी और बहुत ज़्यादा हम उसके ऊपर आश्रित नहीं हो पा रहे थे, तब हम इसको यूज कर सकते हैं जो कि रिन्यू किया जा सकता है। इसकी केस स्टडी देखें तो लगभग 50% विश्व की जो जनसंख्या है वह फ्यूल चाहे जैसे वुड है अपनी एनर्जी के सोर्स के रूप में निर्भर करती है। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो कि लगभग जिसमें लॉस्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इट्स फॉरेस्ट कवर एज आवर पॉपुलेशन एक्सपेंड्स, क्योंकि हमने देखा कि लकड़ियां जलाने के लिए हमें आवश्यकता हुई, हमने जंगलों को काटा जो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम जानते हैं कि जो रूरल वुमेन्स हैं और जो लोअर इकोनॉमिक टाउन से आते हैं, स्ट्रेटा से आते हैं, ऐसी जो महिलाएं थी वो लगभग अपना जीवन लकड़ियों को कलेक्ट करके उससे ईंधन के रूप में कन्वर्ट करके घर में सब्जी खाना वगैरह वगैरह बनाने के लिए उसकी ज़रूरत को महसूस करते थे, जिससे कि बहुत सारी समस्या आई। तो उस समस्याओं को करने के लिए, क्योंकि अभी जो चूल्हा यूज होता था फ्यूल एफिशिएंट नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब गैस के चूल्हे मिल रहे हैं एंड विच कैन बर्न वुड एक्सपेंडली स्लोली एंड डू नॉट वेस्ट द हीट। बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट आए, लकड़ी को भी जलाने के केसेस में भी बहुत सारे ऐसे चूल्हे आए जिसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ जो कम स्मोक प्रोड्यूस करता है और जो कि ऐसे है जिसमें कि राख जो होती है नॉर्मल से थोड़ा सा कम होती है, तो स्मोक और एस वो कम रहता है। तो इस तरीके से इस प्रकार की जो एनर्जी डिमांड्स हैं घर में, जो हाउस होल्ड जिनकी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे महिलाएं, ऐसे घर जिसमें चूल्हे का एडवांसमेंट किया गया। देयर हैज़ बीन ऑल्सो सेवरल एफर्ट्स टू ग्रो फ्यूल वुड बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीपल इन दीज एफर्ट्स। तो ये चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए सामने आई, दिखाई देता है आजकल भी। आज हमारे समय में हमारे छोटे छोटे गांव कस्बों में इस प्रकार की चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को और मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो जिससे कि हम देख सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, वार फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसमें हम कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, आप जानते हैं इस प्रकार का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पावर की हम बात करते हैं, ये ऐसी पावर होती है जो कि पानी की फ्लो को टरबाइन को घुमाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमने देखा नेचुरल ग्रेडियंट एक स्लोप होता है जो बहुत स्पीडली फ्लो करता है और वो टरबाइन को टर्न करता है, तो मैग्नेटिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उस प्रकार की जो पूरा ओवरऑल सिस्टम होता है हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, जो कि जिसके लिए डैम्स नदियों में बनाया जाता है। ये हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी नदियों में पानी कलेक्ट करके डैम्स बनाया जाता है और उस पानी को एक टनल के थ्रू पास करके एक टरबाइन घुमाने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसका थोड़ा इतिहास देखें, हम देखते हैं कि 1950 और 1970 के मध्य इस प्रकार की जो हाइड्रो पावर जनरेट करने की जो क्षमता थी विश्वव्यापी बढ़ी हुई, लगभग उससे 7 गुना इसमें अंतर आया है। द लॉन्ग लाइफ ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स, the renewable nature of the energy resources, very low operating and maintenance cost, and absence of inflationary pressure as in fossil fuel are some of its advantages. अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, जो इसकी खासियत की जो है उनकी बात करें, इनका जीवन कुछ हद तक तो लंबे अरसे तक होता है
और ये इस प्रकार की एनर्जी सोर्सेज है जो रिन्यू की जा सकती है, यानी जितना पानी हमारे पास है, क्योंकि एक साइकिल के तौर पे पानी पूरे इन्वायरमेंट में बदलते रहता है, तो हम उस पानी को बार हमें मिल सकता है, कलेक्ट करके उसको पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, इनिशियल स्टेज पर लगती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। और इस प्रकार से हम उसकी एडवांटेज है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल पे उसमें दबाव नहीं पड़ता। इफ़ वी आर मीटिंग और एनर्जी डिमांड्स बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, डेफिनेटली वी नॉट नीड टू प्रोड्यूस एंड एक्सकवेट मैनी कोल फ्रॉम द रिजर्व सोर्सेज, तो वो सस्टेनेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि इस स्टडी अगर हम करें, 1882 में सबसे पहले जो हाइड्रो पावर था वो बिल्ड किया गया था एपल्टन, जो एक प्लेस है यूएस में। तो एपल्टन में ही इसको लगभग 1882 में हाइड्रो पावर, प्रथम हाइड्रो पावर को बनाया गया था, उसके डैम को बनाया गया था। और भारत में अगर हम देखें तो इसकी जो हाइड्रो पावर की प्रोडक्शन है, सबसे पहले it was were built in late 1800 and early 1900 by टाटाज। जमशेद जी टाटा ने इसके पे काम किया था, और उन्होंने वेस्टर्न घाट्स, जो महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पर डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया था जमशेद जी टाटा, जिन्होंने इंडिया में इस प्रकार की इंडस्ट्री को डेवलप करने के नाम से जाना जाता है। 1800 के आसपास उन्होंने एक देखा कि भाई जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी की जाए, और उनको आवश्यकता थी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की टू रन कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे। तो उन्होंने देखा कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं कॉटन मिल्स में, उनकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होगी, क्योंकि वो जो कोल जो ड्राइवन मिल्स थी, जितने जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता था, जो एनर्जी डिमांड थी वो कोयले से पूर्ति होती थी। तो उन्होंने उस प्रकार उस वक्त देखा कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, उनको सांस लेने में समस्या हो रही थी। उसको निजात पाने के लिए उन्होंने कहा कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जो क्लीन तरीके से चले। तो उन्होंने इस प्रकार से डैम की शुरुआत की, वेस्टर्न घाट में शुरू किया। तो उस वक्त कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे परमिशन ली, और वेस्टर्न घाट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अपना काम शुरू कर दिया। द फोर डैम्स आर आंध्रा, सिरोवाता, वलवन, मुलसी हाइड्रल डैम्स जो हैं वो लगभग इसमें बनाए गए। अन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ टाटा पावर प्रोजेक्ट्स इज दैट दे यूज द हाई रेनफॉल इन हिल्स एज स्टोरेज एरियाज। तो इनका जो बेनिफिट है, जो पर्यावरण को का जो सदुपयोग है, जो उसका ग्रेडियंट है, उसको यूज करते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए। वाइल द रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर डीम्ड डैम्ड इन द फुट हिल्स नियर द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में जो उनकी फुट हिल्स हैं उसमें डैमिंग की, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करा। इसकी हाइड्रो पावर के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि विश्व में कहीं ना कहीं एक प्रकार से समस्या को लेके आ रही हैं। वो समस्याएं क्या हैं? पहली पहली बात तो ये है कि बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को इसने बहुत मेंटेन किया है। और कुछ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इसकी। जो डिसएडवांटेज में सबसे पहले आता है कि ये लंबे और एक सर्टेन एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट लैंड को सबमर्ज कर देता है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा हम कहेंगे जो रिजर्वियर है उसमें सिल्टिंग से जो वहाँ की जो लाइफ है ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन, वो क्या होती है, रिड्यूसेस होती है। जो वहाँ की, क्योंकि रिजर्वियर की सिल्टिंग की वजह से, स्पेशली एज रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगल बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ की जो पकड़ है मिट्टी में वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मनी अदर पर्पजेज बिसाइड्स पावर जनरेशन। और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो थी इंक्लूड करती हैं, जिसमें ग्रोइंग कल्चरल क्रॉप है, इंडस्ट्री के लिए क्रॉप मैनेजमेंट है, वो उसे इफेक्टेड रहा, और जिसमें कि लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट्स आए। जो रिवर का जो नेविगेशन, यूज ऑफ रिवर्स फॉर नेविगेशन फिशरीज बिकम डिफिकल्ट। तो वंस द वाटर इज डैम्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है कि रिवर्स का नेविगेशन मुश्किल हो जाता है, फिशरीज वहाँ पे कुछ हद तक तो कम हो जाती है, लेकिन नए प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। रिसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, क्योंकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोगों का रिसेटलमेंट कराने की जरूरत पड़ती है, वो जो कि एक बहुत सारा बड़ी प्रॉब्लम है। द अपोजिशन टू मैनी large hydroelectric scheme is growing as most dam projects have been unable to resettle people they were affected and displaced। बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते रिप्लेसमेंट, एंड जो लोग वहाँ से प्रभावित हैं उनको पूरी पुरानी तरीके से उनका रिसेटलमेंट नहीं कर पाते। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर्टेन रीजन्स में लार्ज डैम्स कैन इंड्यूस सिस्मिक एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर क्या होगा, पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार से डैम बनाए जाएंगे, अगर सेस्मिक भूकंप आ गया, अगर इस प्रकार के कोई भी
दरारें पड़ गई तो वो एक लंबे एरिया को चपेट में लेके आ सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक भूकंप आने का खतरा पहाड़ी इलाकों में अधिकतर होता है, जिससे कि डैम टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो लेकिन भले ही वो आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस कैन बी अ सीरियस थ्रेट ऑल्सो। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस अकरिंग अराउंड द टेहरी डैम इन हिमालयन फुटहिल्स। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन हो सकती है कि टेहरी का जो डैम बना है उसमें समस्याएं आ सकती हैं, तो इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत सारा काम किया था। उन्होंने चिपको आंदोलन मूवमेंट में इसका पार्टिसिपेशन किया था। टेहरी डैम को लगभग बहुत वर्षों तक रोकने का प्रयास किया सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट कहे जाते हैं। तो कुल मिला के हाइड्रो पावर की कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नर्मदा प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। नर्मदा प्रोजेक्ट में हमने देखा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में बहुत लंबे अरसे तक चला रहा, जिसकी वजह से लार्ज जो मूवमेंट था, लंबे बड़े से डैम को कंस्ट्रक्ट, जो यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर, ही नर्मदा प्रोजेक्ट का ही एक भाग है। तो मूवमेंट चला इसके अगेंस्ट, जो गिगेंटिक नर्मदा रिवर थी उसका जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड हुआ। लाइवलीहुड्स ऑफ द हंड्रेड्स एंड एक्सट्रीमली पुअर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो उनकी जो जीवनचर्या थी वो पूरा निर्भर थी उसके ऊपर, वो पूरी विक्षिप्त हो गई, परेशान हो गई सब लोग। द रिच लैंड होल्डर्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द सरदार सरोवर विल ड्राइव द मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेकिन क्या हो रहा था, बेसिक फायदा उनको हो रहा था जो ऑलरेडी रिच है। wherever the poor tribal people have lost their homes and traditional way of life, उनका जो जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया, तितर बितर हो गया। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ लाइफ का जो उनका था वो उन्होंने सब गवा दिया। द डैम विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन एट दिस सेंचुरी। द डिजास्टर इम्पैक्ट दैट दिस प्रोजेक्ट हैज ऑन the lives of the poor and the way in which they are being exploited। तो इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, जो इसकी ड्रॉबैक्स, उसका इम्पैक्ट हो पड़ा, और काफ़ी आंदोलन इस पे हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत लंबे समय तक चल रहा था ये भारत में। तो अब बात करते हैं दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, जो है सोलर एनर्जी। हम जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, अगर वो सही समय पे सही तरीके से कर लिया जाए तो हमारी बहुत सारी एनर्जी डिमांड पूरी हो सकती है। क्योंकि अगर हम एक कैलकुलेशन करते हैं तो 1 घंटे में सूरज की जितनी भी ऊर्जा हमें पृथ्वी में मिल रही है, तो हमारे वो 1 घंटे की सूरज के द्वारा दी गई ऊर्जा हमारे विश्व के लिए, इस पृथ्वी के लिए 1 साल तक की ऊर्जा के बराबर का कैलकुलेशन हो सकता है। क्योंकि इसमें बताया है कि जैसे कि सन पोस एज मच एनर्जी ऑन टू द अर्थ एज विल यूज इन होल लेयर। 1 घंटे में सूरज की इतनी ऊर्जा है, तो इसका मतलब इनॉर्मस एनर्जी सन के थ्रू हमें मिल रही है। तो आज हम जानते हैं कि बहुत सारी मेथड्स हम यूज कर रहे हैं इस प्रकार की एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, चाहे वो वाटर को गर्म करने की बात हो या इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की बात हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर हीटिंग फॉर होम्स। देखिए अभी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें क्या हो रहा है, घरों के अंदर अगर गर्मी कम है तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है कि हर घर में इस प्रकार से इंस्टॉलेशन हो कि समर और विंटर के लिए तो धूप कमरे के घर के अंदर रहे, और जिससे कि जो स्पेशल विंडोज़ हैं, जो ब्लैक साइड्स हैं, हीट को लॉस होने से रोकने के लिए, तो और ही सोलर हीट वाटर स्टोरेज टैंक हैं, और इस प्रकार से थर्मल मास ब्लैक स्टोर्स एट द सन्स हीट, जो सूरज की गर्मी को स्टोर करते हैं, जो उसकी रूफ है विंडो वेंट वार्म एयर इन समर। यानी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सोलर हीटिंग कर सकते हैं होम्स के लिए। एयर कंडीशनिंग और एक्सट्रीमली यूज एनर्जी डिपेंडेंट जो होती हैं उसको हम देखते हैं, क्योंकि आजकल हमारे देखते हैं एयर कंडीशनिंग और हीटिंग आर एक्सट्रीमली एनर्जी डिपेंडेंट। पैसिव सोलर होम और बिल्डिंग और डिजाइन टू कलेक्ट द सन हीट थ्रू लार्ज साउथ फेसिंग ग्लास विंडो। तो इस प्रकार से हम, जो हमने देखा अभी, बड़ी बड़ी विंडो से हम क्या करते हैं, ग्लास विंडो से उस हीट को हम क्या कर सकते हैं, उस कमरे के अंदर, मकान के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। इन सोलर हीटेड बिल्डिंग्स सन स्पेसेस आर बिल्ड ऑन द साउथ साइड ऑफ द स्ट्रक्चर विच एक्ट एज अ लार्जर हीट एब्जॉर्बर। तो इस प्रकार से द फ्लोर ऑफ द सन स्पेस आर यूजुअली मेड ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स दैट अब्जॉर्ब हीट थ्रू आउट द डे, देन द रिलीजेड हीट एट द नाइट व्हेन इट इज कोल्ड। क्योंकि क्या होता है, दिन में धूप आ रही तो रात तक अगर वो धूप का जो गर्माहट रात तक रहे, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करना पड़ेगा, इस प्रकार से हम इसका टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस प्रकार के सोलर हीटिंग बना सकते हैं घरों के लिए। सोलर वाटर हीटिंग की बात करते हैं, लोग अधिकतर केसेस में हम देखते हैं कि हर घर में आज की हर 10 घर में एक घर पे सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है। और इसकी बात करें, 2 प्रकार का सिस्टम इसके अंदर हो सकते हैं। एक तो द सोलर कलेक्टर होता है,
जो कि ये कलेक्ट करता है हीट को, और जो वाटर है उसको, कोल्ड वाटर को कलेक्ट करता है कलेक्टर पैनल जो है उसके थ्रू। उसके बाद स्टोरेज टैंक में जो वाटर है वो उसको गर्म करके, हीट करके, हॉट करके वो कलेक्ट करता है। हॉट वाटर टैंक्स होते हैं। द सोलर एनर्जी कलेक्टर हीट्स द वाटर, गर्म करता है पानी को, विच टर्न्स फ्लो इनटू टू अ वेल इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक। तो इंसुलेशन जहाँ पे है स्टोरेज टैंक का, वहाँ पे उसको भेज देता है। तो अ कॉमन टाइप ऑफ कलेक्टर इज अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें कि ट्रांसपेरेंट कवर होता है, दैट फेसेस द सन, यूजुअली माउंटेड ऑन द रूफ। अधिकतर छत में हमने देखा कि माउंट किया जाता है। स्मॉल ट्यूब्स रन थ्रू द बॉक्स carrying the water or other fluid such as antifreeze to be heated. The tubes are mounted on a metal absorber plate which is painted black to absorb the sun's heat। क्योंकि जब अगर ये काले नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये ट्यूब्स आर माउंटेड ऑन मेटल एब्जॉर्बर प्लेट जो कि कलर कलर की होती हैं। द ब्लैक एंड साइड of the box are insulated to hold the heat. Heat bulbs up in the collector and as the fluid passes through the tube, it too heats up। तो गर्मी इस प्रकार से इन छोटे छोटे जो ब्लैक हो पाइप्स होते हैं उनके थ्रू उनको, वो पानी जो ठंडा है उसको गर्म करता है और उसको एक वाटर टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम सोलर कुकर के बारे में समझते हैं। सोलर कुकर बेसिकली जो हीट है सन से हमें मिल रही है उसको डायरेक्टली यूज करते हैं हम कुकर में के तौर पे, कुकिंग की जाती है इसकी मदद हेल्प से। इसमें होता क्या है, एक बॉक्स होता है और वो मेटल बॉक्स अंदर से काला होता है और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो उसके अंदर रिटेन रहती है गर्मी। द जो जो उसकी ढक्कन है, रीड लिड हैज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस टू रिफ्लेक्ट द हीट फ्रॉम द सन इनटू द बॉक्स। तो बक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, चाहे हम चावल बना रहे हैं, एनीथिंग वी कैन कुक फ्रॉम दिस बॉक्स। द बॉक्स कंटेन्स ब्लैक वेसल इन विच द फूड कुड टू बी कुक्ड एंड प्लेस्ड। रख के इसको गर्म किया जा सकता है, चावल बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से, अंडे और आलू उबाले जा सकते हैं। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कुकर प्रोग्राम and an estimated 2 lakh families that use solar cookers. Although solar cookers reduce the need for fuel wood and pollution from smoky wood fire, क्योंकि ये इस प्रकार की एनर्जी है जिसमें कुछ समय के बाद अगर इसको रखा जाए तो आपको खाना समय पे मिल सकता है, जिससे कि आप स्मोकी वुड फायर जो है, धुएं वाली जो लकड़ी की जो आग है उससे दूर हो सकते हैं। दे हैव नॉट कॉटन वेल ऑन रूरल एरियाज एज दे आर नॉट सुटेबल ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस। अभी फिलहाल इसकी इतनी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन दिस कैन बी अनदर way to cook food, as well as this can be the another energy alternative। We have the now photovoltaic energy issues। हम जानते हैं कि जो फोटोवोल्टिक एनर्जी रिसोर्स है इस ये आजकल भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं अधिकतर फोटोवोल्टिक बनी हुई हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन को भी ये हेल्प करती हैं, रिन्यू करती हैं एनर्जी को। द सोलर टेक्नोलॉजी विच हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड इज दैट सोलर फोटोवोल्टिक सेल। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं सनलाइट से। जो फोटो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट होता है, सोलर सेल होते हैं, उनके कंसेप्ट में देखते हैं हम यहाँ पे। सोलर रेडिएशन हुई सन से पैनल हमारे पास रहते हैं, सोलर पैनल जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन्स के बने रहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज कंट्रोलर में भेजते हैं। चार्ज कंट्रोलर उसको बैटरी सिस्टम के थ्रू स्टोर कर लेता है। उस बैटरी से हम डीसी पावर के थ्रू हम अपने अन्य जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उसको रन करा सकते हैं, एज वेल एज वी कैन कन्वर्ट थ्रू द इन्वर्टर इनटू द एसी पावर। तो ये बहुत अधिक आजकल के अल्टरनेटिव फोटोवोल्टिक एनर्जी के फॉर्म पे काम हो रहा है। सोलर सेल्स यूज इन सनलाइट नॉट इट्स हीट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सन की ऊर्जा को ही, वो लाइट को ही यूज करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस, हैविंग नो मूविंग पार्ट्स, कोई घूमता नहीं है, हैव नो मूविंग पार्ट्स, नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इसको दुष्परिणाम, पर्यावरणीय कोई दुष्परिणाम नहीं है। दे वर्क क्लीनिंग सेफली एंड साइलेंटली, कोई हल्ला गुल्ला, कोई आवाज़ नहीं, किसी प्रकार का कोई नॉइज नहीं। दे कैन बी इंस्टॉल क्विकली इन स्मॉल मॉड्यूल्स एनीवेयर देयर इज अ सनलाइट, धूप हो जहाँ पे हो आसानी से इसका यूज किया जा सकता है। सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ 2 सेपरेट लेयर्स ऑफ सिलिकॉन, और जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है सिलिकॉन सेल में, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है, तो इसको बनाया जा सकता है। व्हेन लाइट हिट्स द सेल्स द चार्ज बिगिन टू मूव बिटवीन द 2 लेयर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। पीवी सेल्स आर वायर्ड टुगेदर टू फॉर्म ए मॉड्यूल। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, वोल्टिक सेल होते हैं, उनको एक साथ में मिला के
एक ऊर्जा बनाई जा सकती है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज अल्टरनेटिव, many persons are using this right now. Even we are using these kinds of systems for our torch and something else, क्योंकि सोलर पैनल आज ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटे से लेके बड़े डिवाइसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लेक्चर है जिसके बाद बेसिस के बाद हम बात करेंगे कि ये इन्वायरमेंटल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हम यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो इसके बाद हम इसको समझते हुए इस वाले चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।